एनालिस्ट जुड़ गए हैं और साथ ही साथ राजीव कुमार जी हमारे साथ हैं, सीईओ हैं थंडर प्लस के। आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल है। राजीव कुमार जी, आपसे भी समझना चाहेंगे हम कि जो इंडस्ट्रीज सेक्टर है और जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्टअप करते हैं, उनके जो टारगेट्स मीटअप रहते हैं, तो क्या उनके लिए बजट की उम्मीदें क्या होती हैं और कैसी वो उम्मीद रखते हैं? बढ़िया 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 क्वेश्चन है जी। ये महीना जो है फरवरी मंथ, ये महीना का एक ही हीरो या हीरोइन या डायरेक्टर हो सकता है, वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हो सकता है और कोई नहीं। और ये बजट में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे निरीक्षण भी है, होप भी है। जैसे हम इंडस्ट्री की तरफ से बात कर रहे हैं तो ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जैसे ही अपना एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस जो अपने ऊपर लगा हुआ है यूएस में और लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, so the manufacturing has come down, but again thanks for the recent mother of all deals जो हमने ईयू के साथ किया हुआ है। वो जो इंटेंट है, वो जो रोड मैप है, वो जो विजन है, वो ठीक है, लेकिन ये जो बजट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बजट मोर एग्जीक्यूशन बिल्डर मोड के जैसे होगा। जैसे ही प्रैक्टिकल स्टेप्स अपने को पैनलिस्ट ने बोला कि अभी भी जो गाइडलाइंस जोड़ा होता है, जो इंसेंटिव्स बोला जाता है गवर्नमेंट में, लेकिन वो गाइडलाइंस के ऊपर, वो वर्किंग के गाइडलाइंस के ऊपर आने में और उसको एक्शनेबल करने में अभी बहुत टाइम और एफर्ट्स जा ही रहे। गवर्नमेंट प्रैक्टिकल में जो बजट का इंटेंट है वो एग्जीक्यूशन में और बिल्डर जैसे पर्सपेक्टिव में लेके आना चाहिए। तभी क्या होगा, एमएसएमईज को, स्मॉल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, नॉट ओनली दैट, इवन फॉर द सर्विस इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कैपिटल के आसान हो जाएगा और आई वुड से वर्किंग कैपिटल के आसान हो जाएगा। जब ये सब हो जाएगा, क्या होगा कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ेगा, रोजगारी में बढ़ेगा, कैपेबिलिटीज में बढ़ेगा और स्किल सेक्टर में भी बढ़ेगा। ये बजट से ये एक्सपेक्टेशन है हमको कि गवर्नमेंट नॉट ओनली फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव, बाकी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव, इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव, मोर देन जस्ट ए विजनरी रोड मैप पर्सपेक्टिव, ये बजट को और बहुत सारे ग्राउंड लेवल में एग्जीक्यूशन बिल्डर पर्सपेक्टिव लेके आना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी इंटेंट्स है, जो ऑलरेडी इंसेंटिव्स है, जो ऑलरेडी पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल जैसे पीएमई ड्राइव जो अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी तक वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अनाउंस होकर ऑलमोस्ट हाफ एन ईयर हो गया, लेकिन अभी तक ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एग्जीक्यूशन जब हम बात करें, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बजट से ये अपना एक्सपेक्टेशन है कि जो आपने इंटेंट बता दिया है ओवर द 1 ईयर, उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में लेके आना पड़ेगा। बिजनेस वेंचर्स होते हैं और जो इस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट और ट्रेनिंग के लिए भी काफी कुछ चीजों की दरकार होती है। तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं और उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि सरकार जब बजट पेश करे तो जो ऐसे वेंचर्स हैं, जो ऐसा सेक्टर है, उनके लिए भी किस तरह की कवायद और रोड मैप होना चाहिए? राजीव जी। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं यूनिट बजट को सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर या ईवी लीडर के तरफ पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और एमएसएम इकोसिस्टम पार्टनर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिए से देखता हूँ। इस बजट का सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि भारत कैपेक्स लेड ग्रोथ पाथ पर कमिटेड है। जैसे ही रोड्स, रेलवेज, पावर, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर सस्टेन्ड फोकस के साथ, ये सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है बल्कि जॉब्स और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए भी बहुत जरूरी। अभी हम इसी सकते हैं कि एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का सबसे बड़ा मल्टीप्लेयर होता है एमएसएमई, और उसके रिजल्ट होता है कई गुना का एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है। एमएसएमई से भारत के लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर्स हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ इंसेंटिव्स काफी नहीं है। तो क्या चाहिए हमको? टाइम अफोर्डेबल क्रेडिट चाहिए, एक्सेस टू क्रेडिट चाहिए, स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड अलाइन्ड मैनपावर चाहिए, मार्केट लिंकेजेस और भी चाहिए। इसके साथ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट तब क्रिएट होगा जब भी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स और एग्जीक्यूशन एक लाइन में होगा, राइट? एंड इस सबसे के लिए अगर हम सेक्टर्स के वजह से बात करते हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं होता है, ये पूरा इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक शिफ्ट होता है। स्पेशली अमेरिका ने ये जो बोल रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत इंपोर्ट करो या किसी और से ऑयल मत इंपोर्ट करो, इसका मतलब ये है कि हमारा इकोनॉमी को हम ऑयल डिपेंडेंट से ऑयल
डिपेंडेंट करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, लेकिन एनर्जी सोर्सेस में होनी चाहिए। इसीलिए अभी गवर्नमेंट भी बहुत सारे ईवीज को, रिन्यूएबल्स को, एनर्जी बिल्कुल स्टोरेज बिल्कुल को राजीव जी, राजीव कुमार जी, मैं आपके पास लौटती हूँ और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंची हैं। पहली कॉपी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश की जा रही है और उसके बाद सीधे रुख किया जाएगा पार्लियामेंट का और हलचल यहाँ पर शुरू हो गई है। कुछ और रिवायती चीजें देखने को मिलेंगी। तस्वीरें लगातार साझा की जा रही हैं और पूरी जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की टीम है जिसको लीड करती हैं मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण, पहली कॉपी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश की जाएगी। वहां से अप्रूवल के बाद यूनियन बजट 2026-27 आज यहाँ पर पेश किया जाएगा। तो मुल्क भर की निगाहें और यहाँ तक कि दुनिया भर की निगाहें भी इंडिया के बजट पर होती हैं, क्योंकि कई मायनों में खास होता है और ग्लोबल लीडरशिप और ग्लोबल मार्केट में इसका कितना असर होगा, इसको लेकर भी नजर बनी रहती है। तो ये 9वां बजट है। निर्मला सीतारमण 9वीं बार आज ये बजट पेश करने जा रही हैं। किसे कितनी राहत मिलेगी, कितना एलोकेशन किस डिपार्टमेंट को होगा, कहां बढ़ोतरी होगी, कहां कटौती होगी, या फिर कहां पर एक मैनेज वे में चीजें देखने को मिलेंगी, तो तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं। राजीव कुमार जी, आप अपनी बात आगे जारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो मैं अभी एनर्जी ट्रांजिशन एंड मोबिलिटी के बारे में, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है और जो जी। काम ही कर रहा हूँ, उसके लिए बात करना चाहता हूँ। एनर्जी ट्रांजिशन भारत के लिए सिर्फ क्लाइमेट एजेंडा नहीं होगा, जैसे मैंने बोला, ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है और जॉब क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी है और दुनिया में सबसे बड़ा लीडरशिप पोजीशन लेने की भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने एग्रीकल्चर का लीडरशिप बना दिया है, इंडस्ट्री का लीडरशिप हमने अभी लॉस्ट इट, लेकिन अगेन आईटी का लीडरशिप बना हुआ है। अगर अभी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम ग्लोबल स्केल में एक लीडर जैसे खड़ा हो सकता है, वो होगा एनर्जी ट्रांजिशन एंड मोबिलिटी। उसमें क्या है, ईवीज, रिन्यूएबल्स, स्टोरेज, क्लीन फ्यूल अभी स्केल करेंगे जब स्किल्ड मैन पावर और इसके साथ फिनेंसिंग और एजुकेशन के साथ हम मूव करें। अभी ये चीज में बात करते हैं, ये गोल्ड एंड सिल्वर और सेविंग्स की स्टेबिलिटी तक, जो आपने पिछले हफ्ते में ये देख लिया है। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ मेटल्स नहीं है, ये हाउस होल्ड का ट्रस्ट एसेट्स है, इमोशंस है, राइट। बजट का अप्रोच यहाँ बैलेंस होना चाहिए, कल्चरल रिलेवेंस को रेस्पेक्ट करते हुए फॉर्मलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को भी पुश करना चाहिए। स्पेशली जब दो इकोनॉमिक पावर्स, राइट, एक चाइना और एक यूएस, दोनों लड़ रहे हैं कि ये चाहिए कि मेटल का बेस्ड इकोनॉमी बढ़े है चाइना, और यूएस सोच रहे हैं कि नहीं नहीं डॉलर का बेस्ड इकोनॉमी बनाना है। नाउ इन दोनों के बीच में बिगेस्ट इकोनॉमी फंस हुआ है, वो अपना इंडिया का इकोनॉमी है। सो और बजट आल्सो नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन हाउ वी पोजीशन। इसके साथ ये भी ही बिग पिक्चर के साथ हमको जाना पड़ेगा। भारत का ग्रोथ सस्टेनेबल होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिव एसेट्स बनाए। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह की उम्मीदें होती हैं, और जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं, एनर्जी को लेकर बदलाव हो रहे हैं, खास करके ईवी की तरफ जो ज्यादा फोकस जा रहा है, तो क्या जिस तरह से गवर्नमेंट भी इन चीजों को लेकर काम कर रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस सेक्टर पर भी खास तवज्जो दी जाएगी और ईवी के लिए खास अपलिफ्टमेंट की उम्मीद है। मुझे पूछ रहे हैं आप? जी जी राजीव जी। हाँ ठीक है जी, ग्रेट जी। सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सोचते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये होता है रोड, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और टेलीकॉम। मैं ये बोलना चाहता हूँ अभी आगे वाले इंडिया के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा क्या? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बात कर रहे हैं हम? सिर्फ इंट्रा सिटी का अर्बन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं बात कर रहा हूँ, हम इंटर सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कच्चा नहीं है, वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ अभी ईवी एडॉप्शन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों हाथ के हाथ मिलकर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जो बोल रहे हैं ना, जो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में और यूनिट इकोनॉमिक्स में, फॉर एवरी 1 रुपी दैट इज स्पेंट अमॉन्ग डीजल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक से सिर्फ 20 पैसा में वही काम चला रहा है। तो इसके लिए चाहिए हमको अच्छी तरह रोड, रेल और पावर के बिना ग्रोथ सिर्फ थियरी रह जाता है और वो नहीं होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या होना चाहिए हमको? ग्रिड। अभी बिगेस्ट इश्यू क्या है गवर्नमेंट में और अपने ग्रिड एक्सेसिबिलिटी है, और ग्रिड एक्सपेंसिव भी है। जो अब ग्रिड से आपको पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, 40% ऑफ द कॉस्ट फॉर द चार्जिंग स्टेशन कहां पे जा रहे हैं? सिर्फ ग्रिड पे जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट को ये भी फोकस करना चाहिए कि डिस्कॉम के द्वारा या इंसेंटिव्स के द्वारा या ग्रिड आगे तक लेके जाना है, हर नूक एंड कॉर्नर को लेकर जाना है, और इसके साथ
जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं उनको वो ग्रिड एक्सेसिबिलिटी, वो डिमांड चार्जेस, वो सब चार्जेस, वो सब कम करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सिर्फ एलोकेशन का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये भारत का फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी होता है। इंस्टेंट स्ट्रांग हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट एग्जीक्यूशन से ही आएगा। अनाउंसमेंट्स में ज्यादा हमको ये जरूरी है ऑन ग्राउंड रियलिटी, ऑन ग्राउंड डिलीवरी, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमईज के लिए। क्योंकि क्यों है, एमएसएमईज भारत की इकोनॉमी की बैकबोन नहीं है, ये ग्रोथ इंजन भी है। एमएसएमईज को स्कीम्स नहीं चाहिए, हमको सिस्टम्स चाहिए, एक्सेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वेंडर से पार्टनर बनाने ही असली मेक इन इंडिया होता है। और इसके साथ क्या होगा, इसके ये भी होगा ट्रेनिंग। जब एमएसएमई मैन पावर में इन्वेस्ट करते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि अपने ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं होगा, ये फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट होगा। डिग्री से ज्यादा हमको ये जरूरी है इंडस्ट्री रेडी स्किल्स। और स्किलिंग बिना डिमांड के हो या तो प्लेसमेंट सिर्फ प्रॉमिस बन जाता है और कुछ नहीं होगा। एनर्जी ट्रांजिशन आइडियोलॉजी नहीं है, अपना इकोनॉमी का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ईवी सिर्फ व्हीकल्स नहीं है, इकोनॉमी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। और ग्रिड स्ट्रांग होगा तब एजुकेशन सस्टेनेबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करें या फिर ऐसे इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्या आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रीज में यूनियन बजट 2026 से पहले किस चीज को लेकर बेचैनी है? टैक्स को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं, इनपुट कॉस्ट को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं, या फिर डिमांड स्लो डाउन को लेकर भी चर्चा है, या फिर इसमें इजाफा देखने को मिला है? हाँ, जैसे ही अभी तक जो टैक्स में जो करना चाहिए गवर्नमेंट ने कर चुका है, लेकिन ये द डिफरेंस इन द टैक्स सिस्टम्स एट कंपोनेंट लेवल एंड सिस्टम्स लेवल, ये डेफिनेटली ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में और कैश आउटफ्लो में, स्पेशली द कैश फ्लोस में बहुत इंपैक्ट कर रहा है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू चीज ये है कि एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल, जैसे ही सीजीएमएसएमई जैसे एसबीआई ने लॉन्च किया है और बहुत सारे बैंक इसको लॉन्च करना चाहिए, जिसमें जीएसटी के रिटर्न से ऊपर, टॉप लाइन रेवेन्यू से ऊपर, फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर के मेरिट से ऊपर, बिना किसी कोलेटरल के साथ ये एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, आपको पता है एमएसएमईज में जो पेमेंट्स है वो तुरंत नहीं आएगा, वो 30 डेज का क्रेडिट होगा, 45 डेज होगा, 60 डेज क्रेडिट होगा। अगर ये क्रेडिट से भी ग्रोथ जोड़ना है तो वर्किंग कैपिटल का एक्सेस होना। दूसरा चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का आ रहा है, वो सीधा सीधा बड़े बड़े कंपनीज को ही जा रहे हैं। वो भी थोड़ा सा गलत काम है। गवर्नमेंट को ये देखना है कि एटलीस्ट 7% ऑफ द कैपेक्स, राइट, ठीक है, अदानीज अंबानीज डेफिनेटली वो कैपेबल लोग है, वो कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 5%, 10% का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है वो एमएसएमईज के साथ करवाना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ सप्लाई ऑफ फंड्स नहीं है, वो एक कस्टमर जैसे डिमांड भी जनरेट करना चाहिए मेरी तरफ से।